तो अब रिसर्च में हम यूज़ ऑफ आईसीटी इन रिसर्च प्रोसेस लेंगे। यानी रिसर्च प्रोसेस के दौरान अब हम आईसीटी का यूज़ करने लगे हैं। तो आईसीटी को कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज़ किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। अ, जब हम आईसीटी को यूज़ करते हैं तो सबसे पहले देखिए, आईसीटी का यूज़ वैसे तो रिसर्च के अब हर पार्ट में होने लगा है ना। जब क्लासरूम में भी अब ऑनलाइन क्लासरूम होने लगे, मतलब अब कोई ऐसा एरिया बचा नहीं है जहाँ आईसीटी का यूज़ ना होता हो। तो जब हम रिसर्च प्रोसेस में आईसीटी को यूज़ करेंगे तो सबसे पहले बात आती है जब हम टॉपिक चूज़ कर रहे होते हैं और इसके लिए हमें रिव्यू के लिए लिटरेचर को रिव्यू करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उस दौरान यूजीसी ने एक हमें एक डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में दिया है, शोधगंगा और शोध गंगोत्री, जिसमें कि हम रिसर्च को देख सकते हैं, वहाँ की रिसर्च को रिव्यू कर सकते हैं, अपने टॉपिक, मनपसंद टॉपिक को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसके आधार पे हमें देख सकते हैं हमारा इंटरेस्ट किस में आ रहा है। और उसके बाद जब चैप्टर 2 तैयार कर रहे होते हैं, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, तब भी हम इस शोध गंगा और शोध गंगोत्री की हेल्प ले सकते हैं। अब क्या होता है कि जो थीसिस है और डिसर्टेशन है, इंडियन थीसिस और डिसर्टेशन, उसको यूजीसी ने एक ऑटोनॉमस सेंटर बना रखा है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, जिसने कि ये डेवलप किया है। और केवल थीसिस और डिसर्टेशन हमारी शोध गंगा में है, जबकि सिनॉप्सिस या हम कहें रिसर्च प्रपोजल, वो हमारा शोध गंगोत्री में है। जो रिसर्चर होता है या या तो रिसर्चर अपना इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकता है, या जो रिसर्चर के सुपरवाइज़र होते हैं या गाइड होते हैं वो उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप पीएचडी करने वाले को या डिसर्टेशन करने वाले को इसमें रजिस्ट्रेशन कराना, या किसी भी कॉलेज में जहाँ की डिसर्टेशन होता है या पीएचडी होती है, डिसर्टेशन कराना अब अनिवार्य हो गया है। अब क्या है कि हम जो इसमें थीसिस डालते हैं, एक तो जो रिसर्च होती है वो सीडी फॉर्म में होती है इसमें, और जो रिसर्च का हर चैप्टर पीडीएफ फॉर्म में अपलोड किया जाता है कैंडिडेट के द्वारा या फिर उसके सुपरवाइज़र के द्वारा। लेकिन बस शोध गंगा और शोध गंगोत्री में यही फ़र्क है कि शोध गंगोत्री में डिसर्टेशन और सिनॉप्सिस, या सॉरी, शोध गंगोत्री में रिसर्च प्रपोजल या फिर आपका सिनॉप्सिस सबमिट होती है, जबकि शोध गंगा में डिसर्टेशन या थीसिस होती है। अब क्या है कि आईसीटी का एक दूसरा है एसपीएसएस। यानी एसपीएसएस जो थी वो ओरिजिनली जो लॉन्च हुआ था वो 1968 में हुआ था, और उसके बाद आईबीएम ने जब इसको टेक ओवर किया तो 2009 में इसका जो नया नाम था वो रखा आईबीएम एसपीएसएस स्टैटिस्टिक्स। इसमें क्या होता है कि जितने एजुकेशनल रिसर्च है या किस मार्केटिंग रिसर्च, मतलब कोई भी रिसर्च की से संबंधित कोई डाटा अगर हमें एनालाइज करना है तो वो उसके थ्रू हो जाता है। जैसे सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्सन है, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस है, कोरिलेशन है, एनालाइज ऑफ वॉरियंस है, नॉन पैरामेट्रिक टूल्स हैं, टी टेस्ट, काई टेस्ट, सॉरी काई स्क्वेयर, जेड टेस्ट, एनोवा, और ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, ये जितनी सारी चीज़ें हैं जो हम डाटा को एनालाइज करते समय हमें ज़रूरत पड़ती है रिसर्च में, वो हम इसके थ्रू अब बहुत आसानी से कर सकते हैं। पहले कैलकुलेशन करने में बहुत परेशानी आती थी, बहुत मुश्किल होती थी, और उसमें एरर की संभावनाएं ज़्यादा होती थी, लेकिन अब उसने बहुत हद तक इस समस्या को सॉर्ट आउट कर दिया है। अब आईसीटी का यूज़ हम रिसर्च प्रोसेस में मैनेजमेंट सिस्टम में भी करते हैं। जैसे जब कभी हमें अपना पूरा प्रोसेस में डाटा कलेक्ट करना है, डाटा को या प्रेजेंटेशन करना है, तब हम जो है वो अ,
इसके बाद हम आईसीटी को का यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन में, है ना। हमारे पास बहुत सारे आईसीटी के रूप में, आई मीन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के रूप में आईसीटी के टूल हैं। जैसे एमएस वर्ड है हमारे पास, पावर पॉइंट है हमारे पास, कोरल था किसी समय में। तो ये इस तरीके के जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हैं, ये भी आईसीटी का ही एक पार्ट है, जिनको कि हम रिसर्च में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कभी कभी जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो हम स्लाइड्स का यूज़ कर रहे होते हैं, पावर प्रेजेंटेशन, उसके थ्रू हम समझा रहे होते हैं कि हमारा रिसर्च प्रपोजल आखिर है क्या। तो आईसीटी का यूज़ हमारा बिगनिंग में भी है, ड्यूरिंग द प्रोसेस है, और लास्ट में भी है। स्प्रेडशीट आप ये समझो कि जैसे एक बड़ा सा हम कागज़ बिछा लें और उसको उसमें हमारा सारा पूरा डिटेल दे रहा है, कॉलम वाइज दे रहा हो, रो वाइज दे रहा हो, तो डिटो हमारा जो है स्प्रेडशीट पैकेजेस होती है। जैसे एक्सेल, वर्ड एक्सेल वाला है, और एक था लोटस 1 2 3, और एक्सेल वर्ड है, तो ये इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ये सब जो है वो हमारे स्प्रेडशीट पैकेजेस हैं। अब इसके बाद हमारा ब्राउज़र हमारा क्या है कि वर्ल्ड वाइड वेब पर, यानी www पर से इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो हमारा ब्राउज़र कहलाता है। जैसे गूगल, है ना। ऐसे ही गूगल ड्राइव होती है, गूगल ड्रॉप बॉक्स होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैनेज करके रखते हैं। अब इसके बाद जो है वो कुछ मॉडर्न टेस्ट टूल्स हैं। जैसे हम रेफरेंस के लिए जोटारो, ZOTERO, ज़ेटारो, और या फिर ओवरनोट ले सकते हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है कि इससे क्या होता है, हम जैसे रेफरेंस के लिए बिब्लियोग्राफी बनाते हैं ना, तो बिब्लियोग्राफी में हमारा जो एक टाइम है वो बच जाता है लिखने में, क्योंकि उसको भी बनाना एक आर्ट होती है, और इसके लिए हमें पहले से टेम्पलेट मिल जाता है। तो हम उसमें सिर्फ अपना रॉ मटेरियल भर देते हैं, उसके बाद वो टेम्पलेट के उसके बिब्लियोग्राफी के फॉर्म में हमको मैटर पूरा दे देता है। इसके बाद आईसीटी का सबसे अच्छा यूज़ ऑफ गूगल स्कॉलर और यूज़ ऑफ गूगल साइटेशन है, जिसको कि हम रिसर्च प्रोसेस में यूज़ करते हैं। गूगल स्कॉलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें कि हम गूगल के थ्रू अपने टॉपिक को चूज़ कर सकते हैं, अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक को रिसर्च के लिए या डिसर्टेशन के लिए चूज़ कर सकते हैं, या फिर हम अगर हमें चैप्टर 2 का रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर चाहिए तब हम उसको यूज़ कर सकते हैं। गूगल साइटेशन, जिसके थ्रू हम रेफरेंस ले सकते हैं हमारी बिब्लियोग्राफी के लिए, गूगल साइटेशन बात करेंगे। डिफरेंस क्या है रिसर्च प्रपोजल, सिनॉप्सिस और डिसर्टेशन और थीसिस में। सबसे पहले तो बात करते हैं रिसर्च प्रपोजल और सिनॉप्सिस की। रिसर्च प्रपोजल क्या होता है कि जिसको कि हम खुद टॉपिक लेकर बनाते हैं, फॉर्मल होता है, और ये इसमें हम ये बताते हैं कि हम ये टॉपिक लेंगे, यानी खुद से वो टॉपिक चूज़ कर रहे हैं, और इसमें ये मेथड यूज़ करेंगे। रजिस्ट्रेशन से पहले जो भी चीज़ें हम इस तरीके की चीज़ें कराते हैं, चलाते हैं, बनाते हैं, वो हमारा रिसर्च प्रपोजल होता है। अब उसके बाद जो हमारा सिनॉप्सिस होता है वो हम किसी गाइड के अंडर में करते हैं, और रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद करते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर करते हैं, और ये बहुत ही फॉर्मल तरीके से होता है। रिसर्च प्रपोजल के मुकाबले बहुत ही फॉर्मल होता है, और इसमें हम यानी ये अप्रूवल के लिए हम पूरा डॉक्यूमेंट्स डालते हैं कि इसमें हम ये मेथड यूज़ करेंगे और ये सब चीज़ें करेंगे। तो
जो सिनॉप्सिस है वो एक तरीके से कहा जा सकता है कि रजिस्ट्रेशन के बाद है, जो भी चीज़ हम पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लिखते हैं कि ये मेथड होगा, ये इस तरीके से यूज़ करेंगे, इतने ऐसे डाटा लेंगे, ये सारी चीज़ें, वो हमारा सिनॉप्सिस है। और रिसर्च प्रपोजल है रजिस्ट्रेशन से पहले हम जो भी खुद से टॉपिक कोई चूज़ करके और उस पर बनाते हैं कि हम ये इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से कार्य करेंगे। बात क्या है कि जो साइनॉप्सिस, कहीं कहीं सिनॉप्सिस को साइनॉप्सिस भी बोलते हैं, बल्कि मैंने देखा जो मॉडर्न जो टीचर्स हैं, जो इस समय के टीचर्स हैं, वो साइनॉप्सिस ही ज़्यादातर बोलते हैं। तो जब हम रिसर्च प्रपोजल और ये आपका या इसके साइनॉप्सिस के बाद जब काम करते हैं तो या तो थीसिस होती है या फिर डिसर्टेशन होता है। अच्छा, डिसर्टेशन जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट करते समय बनाते हैं। आप एमएससी कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, तब हमारा डिसर्टेशन बनता है। और थीसिस जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद यानी पीएचडी को करने के बाद बनाई जाती है। जो हमारा ये डिसर्टेशन होता है, ये एक तरीके से आप कह दीजिए कि प्रैक्टिस की तरीके से होता है, ताकि हम ये देख सकें कि थीसिस में हम किस तरह से वर्क करते हैं। जहाँ सिनॉप्सिस में सारा वर्क फ्यूचर में होता है कि हम ये करेंगे, हम इस तरह से डाटा कलेक्ट करेंगे। वहीं जो डिसर्टेशन या थीसिस है उसमें हम ये बताते हैं कि हमने क्या किया, है ना। डिसर्टेशन जो है वो एक तरीके से प्रैक्टिस है, या हमें ये पता चल जाता है कि हमें अगर आगे पीएचडी करनी है या थीसिस लिखनी है तो हमें क्या करना है ना, किस तरीके से इसमें काम करना है, हमारे वो कौन कौन से पॉइंट्स होंगे जिन पर कि हमें वर्क करना होगा। ज़्यादा रिलायबल होती है थीसिस डिसर्टेशन के मुकाबले में, और चूँकि डिसर्टेशन एक प्रैक्टिस की तरह से होता है तो इसमें हम कोशिश तो हम यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलायबल और वैलिड हो, बट इतनी विश्वसनीय नहीं होती जितनी कि हमारी थीसिस होती है। थीसिस हमारी एक बहुत बड़े एरिया पर भी वर्क करती है, यानी जनरलाइजेशन बहुत बड़ा हो सकता है उसका, जबकि डिसर्टेशन हमारा इतना जनरलाइज नहीं होता। दूसरी बात, अगर हम डिसर्टेशन को बहुत अच्छी तरह से बनाते हैं, अगर हमारी डिसर्टेशन किसी अच्छे टॉपिक पर है, तो कभी कभी क्या होता है कि हम उसी को ही अनलार्ज करके, यानी उसी को मॉडिफाई करके, उसी को एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में करके हम उसको थीसिस में भी बदल लेते हैं, या हम उस पर और अधिक गहनता से वर्क करके थीसिस में भी बदल लेते हैं। एक चीज़ और है कि डिसर्टेशन यूरोप में और हमारे यहाँ ग्रेजुएशन के बाद यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करते समय की जाती है, और थीसिस जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद पीएचडी की डिग्री लेने के लिए की जाती है। लेकिन यूएसए में इसका बिल्कुल उल्टा है। यूएसए में डिसर्टेशन तब किया जाता है जब हमें पीएचडी की डिग्री लेनी होती है, और थीसिस तब लिखी जाती है जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट लिख कर भेजिए।